Hello everyone, welcome back to my channel. Till now we have completed till section 38 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. In this video we are going to discuss from section 39 और हम ये सारे sections directly बैरेक्ट से cover करते हैं. तो आप प्लीज़ अपनी बैरेक्ट अपने पास रखिए और जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ आप काइंडली उस हिसाब से फॉलो करते जाइए. सेक्शन 39 बात कर रहा है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट की. जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट हमेशा एक स्पेशल स्किल उनके पास होती है, स्पेशली स्किल्ड रहते हैं वो किसी पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर एक्ट या किसी टॉपिक में जो जिनकी नॉलेज उन्हें रहती है. और ज़रूरी नहीं है कि वो जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन होते हैं वो कोई डिग्री होल्ड करे या फिर कोई एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया गया हो. बस इतनी सी बात है कि वो जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन होते हैं उनके पास सिर्फ स्किल होने चाहिए तो वो एक्सपर्ट बन जाएंगे. तो 39 बात करता है व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन. कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना हो अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनके रिगार्ड अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना हो तो वो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है. सबसे पहले हो गया फॉरेन लॉ या फिर साइंस, आर्ट या एनी अदर फील्ड. अदर फील्ड ये न्यूली ऐड किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में अदर फील्ड जैसा कोई वर्ड नहीं था. और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग या किसी पर्सन की हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करना हो या उसकी फिंगर इम्प्रेशंस को आइडेंटिफाई करना हो. तो जो ओपिनियंस होते हैं एक्सपर्ट की, मतलब एक्सपर्ट जो भी बात कह रहा है ऑन पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड. तो अगर वो स्पेशली स्किल्ड है इन सच फॉरेन लॉ, साइंस या आर्ट या किसी भी अदर फील्ड और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग या फिंगर इम्प्रेशन, तो वो सारे जो ओपिनियंस वो पर्सन देगा वो सारे ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है और उस पर्सन को हम एक्सपर्ट कहते हैं. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन ए स्पीक्स अबाउट द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन. तो क्या ए की डेथ पॉइजन की वजह से हुई थी. तो अगर कोई भी एक्सपर्ट ये ओपिनियन दे रहा है विद रिगार्ड टू द सिम्टम्स ऑफ सच पॉइजन तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि क्या इस पॉइजन के वजह से इस पर्सन की डेथ हुई है या नहीं. क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा वो ये चेक करेगा कि हाँ जो सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं क्या उस पॉइजन की वजह से हो रहे हैं या किसी अदर रीजन की वजह से हो रहे हैं. अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग सर्टन एक्ट वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा है कि क्या ए ने कुछ जो सर्टन एक्ट किए हैं वो क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उसने किया है या फिर क्या उसे इस बात की जानकारी थी कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है. तो यहाँ पे भी ओपिनियन, एक्सपर्ट की ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि किस तरह के सिम्टम्स किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को होते हैं या फिर यूजुअली जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं या यूजुअली जिस तरह का उसका दिमाग उस वक्त चल रहा है क्या वो इनकेपेबल था टू नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और ऑफ नोइंग दैट वो या तो वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या तो कॉन्ट्ररी टू लॉ है. ये सारी बात तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि उस अनसाउंड माइंड के अनसाउंड माइंड पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा था आखिर. इलस्ट्रेशन सी. क्वेश्चन इज वेदर सर्टन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय. क्या जो सर्टन डॉक्यूमेंट है वो ए के द्वारा लिखा गया है. तो ए ने किसी अदर डॉक्यूमेंट को खुद ही एडमिट कर लिया या उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया जा चुका है कि वो ए की हैंड राइटिंग में. तो अब ये एक्सपर्ट्स का काम है चेक करने का कि क्या जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो सेम पर्सन द्वारा लिखे गए हैं या फिर डिफरेंट पर्सन द्वारा लिखे गए हैं. और ये जो ओपिनियन फॉर्म करेगा वो जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद जब एक एक्सपर्ट किसी ओपिनियन को फॉर्म करेगा वो ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. अब आते हैं सबसेक्शन 2 में. सबसेक्शन 2 ये कहता है कि किसी भी प्रोसीडिंग में कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन. जहाँ पे कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है विद रिगार्ड टू कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसमिट या स्टोर किया गया है किसी कंप्यूटर रिसोर्स में या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में. तो ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. तो जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है जिसे सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है वो एग्जामिनर भी एक तरह का एक्सपर्ट ही होता है. एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा शैल बी एन एक्सपर्ट और उसकी जो भी ओपिनियन होगी वो कोर्ट को माननी पड़ेगी. या मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है कि उसकी ओपिनियन को वो किस तरह से कंसिडर कर रहा है. सेक्शन 40. फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट. फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन अगर वो किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन पर वो फैक्ट्स फॉर्म किए गए हैं तो वो सारे फैक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं. अब इसकी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन ये उठा कि क्या ए वॉज पॉइजन बाई सर्टन पॉइजन. किसी एक पर्टिकुलर तरह के पॉइजन से ए ने पॉइजन लिया है
तो फैक्ट ये उठा कि जो अदर पर्सन्स थे जिनको सिमिलर तरह का पॉइजन दिया गया था और उन्होंने जो भी सिम्टम्स एग्जिबिट किए, वो सारे फैक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन सारे फैक्ट को देखकर ही अपना ओपिनियन फॉर्म करता है एक एक्सपर्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन ये है कि क्या एन ऑब्स्ट्रक्शन टू अ हार्बर, किसी हार्बर को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ द सी वॉल के थ्रू वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है आगे बढ़ने से। तो फैक्ट ये देखा जाएगा कि अदर हार्बर्स जो थे सिमिलरली सिचुएटेड इन रिस्पेक्ट, अदर हार्बर्स भी सिमिलरली उसी रास्ते से जा रहे थे या उसी जगह पर थे, एंड देयर वाज नो सच सी वॉल। तो ये भी एक तरह का रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन फैक्ट्स के ही बेसिस पर एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन फॉर्म की है। नाउ कम सेक्शन 41। सेक्शन 41 स्पीक्स अबाउट द ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। अब यहाँ हैंड राइटिंग और सिग्नेचर की बात हो रही है, तो इन मामलों में एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो हाईली स्किल्ड होना चाहिए। जस्ट लाइक द प्रीवियस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 39 में जो हमने एक्सपर्ट की डेफिनेशन देखी, उतना स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की जरूरत 41 में नहीं है। 41 में इतनी सी बात की गई है, इफ यू आर एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ सम पर्सन, तो आप आके उसकी एविडेंस दे सकते हैं। आप जो भी ओपिनियन फॉर्म करेंगे वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरी राइटिंग पहचान रहे हैं, आपने मुझे लिखते हुए अगर देखा और आप मेरी राइटिंग पहचान रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाके कोई भी ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं और आपकी ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी एज पर सेक्शन 41। इवन इफ यू आर नॉट हाईली स्किल्ड कि आप सबकी हैंड राइटिंग पहचान सकते हैं, या दो डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाए आप तुरंत बता देंगे कि वो ए पर्सन ने ही लिखा है या अदर पर्सन ने लिखा है, तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे रेलेवेंट हो जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें दी गई है, 4 बातें यहाँ पर दी गई है कि उन चारों ग्राउंड्स पे आप अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मतलब एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग का क्या मतलब होगा, एक्सप्लेनेशन में यहाँ दिया हुआ है। एक्वेंटेड विद हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि जब आपने उस पर्सन को देखा हो लिखते हुए, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करी हो उस पर्सन से, या फिर आप इस अथॉरिटी में थे कि आपको एड्रेस किया जा रहा था उन डॉक्यूमेंट्स को, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैबिचुअली सबमिट किए गए हों। ये 4 ग्राउंड्स हो गए। एक्सप्लेनेशन में 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिन ग्राउंड्स पर माना जाएगा कि आप उस पर्सन की राइटिंग से एक्वेंटेड थे। इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। क्वेश्चन ये उठा, वेदर अ गिवन लेटर इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ ए। अब ए की राइटिंग पहचाननी है यहाँ पे हमें। तो B is a merchant in Bangalore who has written letters addressed to A। अब B ने लेटर लिखा है A को और A से उसने लेटर रिसीव भी करा है, तो रिसीव्ड वर्ड जो हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखा, रिसीव वाली बात तो आ रही है यहाँ पे। और B जो है वो क्लर्क है, whose duty it is was to examine the file, examine and file B's correspondence। अब B के पास ये ड्यूटी है कि वो एग्जामिन करता था जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स आते थे। D जो है वो B का ब्रोकर है, who to whom B habitually submitted the letters। अब इसके पास भी, D एक ब्रोकर है, उसके पास भी habitually सबमिट किया गया है लेटर्स, ठीक है, purporting to be written by A, जो माना जाता था या कहा जाता था कि A द्वारा लिखा जा रहा है, for the purpose of advising him thereon। तो यहाँ पर B, C और D तीनों की ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगी एज टू द हैंड राइटिंग ऑफ ए, इवन इफ नाइदर B, C और D एवर सॉ ए राइट। इन तीनों में से किसी ने ए को कभी भी लिखते नहीं देखा, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं ए के, या फिर हैबिचुअली सबमिट हुए हैं, या फिर उनको एड्रेस किया गया, ये सारे फैक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं और इन बेसिस पर आप एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में। सबसेक्शन 2, when the court has to form an opinion as to electronic signature। अभी तक तो हमने रिटन डॉक्यूमेंट की बात की, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात आ गई। ऑफ एनी पर्सन, ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर आपकी ओपिनियन वैल्यू नहीं रह जाएगी, यहाँ पर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ओपिनियन की मैटर की वैल्यू रहेगी। विच हैज इशूड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है, उस पर्सन की ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगी एज पर सेक्शन 41। तो 41 के क्लॉज 1 में हमने एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग कहा और क्लॉज 2 में हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर ली। तो जिस भी पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया है, दैट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, उसकी ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। 42 में आते हैं, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलेवेंट। अब जनरल कस्टम या राइट कब रेलेवेंट हो जाएगा, उसकी अगर कौन पर्सन एक ओपिनियन दे सकता है एज पर जनरल कस्टम या राइट,
तो कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, ठीक है, कोर्ट को जब ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम, किसी जनरल कस्टम के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड या फिर राइट से रिलेटेड, तो ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड आर रेलेवेंट। तो जिन पर्सन को उन जनरल कस्टम या फिर राइट के बारे में आइडिया हो, अब जैसे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उन लोगों को घर की जो भी कस्टम जो चली आ रही होती है उन्हें पता रहता है, और हमको अगर मान लो कोई अगर पूजा पाठ करना है या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें घर पे करनी है और हमें किसी कस्टम के बारे में जानना रहे, तो हम जो भी घर के बड़े रहते हैं उनसे जाकर पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें आइडिया रहता है कि हाँ उन्हें जनरल कस्टम के बारे में पता होगा। उसी तरह से कोर्ट को भी अगर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी जनरल कस्टम या राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो वो उन पर्सन से पूछेगी जिन पर्सन को जनरली आइडिया रहता है इन चीज़ों के बारे में। एक्सप्लेनेशन: The expression general custom or right include custom or right common to any considerable class of persons. जनरल कस्टम या राइट में इंक्लूड हो जाएगा कोई भी कस्टम या राइट जो कि कॉमन है किसी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्संस के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन: right of villagers of a particular village to use the water of particular well is a general right within the meaning of this section. अब किसी पर्टिकुलर वेल का पानी हम पी सकते हैं या नहीं, या इस पर्टिकुलर विलेज का वाटर यूज करते थे या नहीं, तो वहां के तो विलेजर्स ही ये बात बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो विलेजर्स होंगे उनकी ओपिनियन की वैल्यू रहेगी, उनकी ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी एज पर दी कोर्ट। सेक्शन 43, ओपिनियन एज टू यूसेजेस टेनेट्स एटसेट्रा व्हेन रेलेवेंट। अब यहाँ पे यूसेजेस और टेनेट्स की बात हो रही है, मतलब जो रूढ़ीवादी होते हैं या फिर जो प्रथाएं चली आ रही है उनके बारे में बात हो रही है। जब कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा किसी यूसेजेस एंड टेनेट्स के लिए ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, किसी फैमिली से रिलेटेड, या कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। अब रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुई थी या उसको किस तरह से गवर्न किया जाता है, या मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, या किसी वर्ड या टर्म की मीनिंग को अगर डिराइव करना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, तो opinion of person having special means of knowledge thereon are relevant fact। तो ओपिनियन ऑफ पर्सन उन लोगों की ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, वो सारे फैक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे। तो 43 आपको समझ में आ गया। 43 में हमने ये कहा ओपिनियन एज टू यूसेजेस एंड टेनेट्स व्हेन रेलेवेंट, कब कब रेलेवेंट हो जाएंगे, तो जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रहेगा। यहाँ पे भी हम स्पेशली स्किल्ड पर्सन नहीं कह रहे हैं, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज कह रहे हैं 43 में। ऑलराइट। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। अब रिलेशनशिप की ओपिनियन कौन दे सकता है कि हमारे बीच किस तरह का रिश्ता है, किसी के भी रिश्ते की कोई भी ओपिनियन कौन दे सकता है। When the court has to form an opinion, कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है as to relationship of one person to another। ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, या तो कंडक्ट से हम वो ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, कि क्या वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ऑफ एनी पर्सन हु एज द मेंबर ऑफ फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, या तो वो फैमिली मेंबर हो, फैमिली मेंबर को तो पता ही रहेगा रिलेशनशिप के बारे में, या फिर स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो किसी पर्सन को, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, दोस्तों को सारी बातें पता रहती है कि हाँ किस पर्सन का किस तरह का रिलेशनशिप है किस पर्सन के साथ, तो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज उनके पास हो गया, और या तो फैमिली मेंबर्स हो गए। इन दोनों की जो भी ओपिनियन रहेगी वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा अगर हमें कोई भी रिलेशनशिप को फॉर्म करना है। Provided that such opinion shall not be sufficient to prove marriage in proceedings under the Divorce Act। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात क्या गया इसका प्रोविजो। प्रोविजो में ये बात कही जा रही है कि ओपिनियन, हमने जो ओपिनियन दी, मतलब फैमिली मेंबर ने या फ्रेंड्स ने यहाँ पर जो भी ओपिनियन दी है वो एक सफिशिएंट फैक्ट नहीं रह जाएगा प्रूफ करने के लिए अगर आप मैरिज से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन चाहते हैं अंडर द डाइवोर्स एक्ट, और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 82 एंड 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, या भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 83 में अगर आप किसी को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक जनरल ओपिनियन देने से कोई भी फैक्ट को हम एक सफिशिएंट प्रूफ नहीं मान सकते हैं। ऑलराइट, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। क्वेश्चन ये उठा क्या ए और बी की शादी हो चुकी है, तो फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलेवेंट। तो फैक्ट ये था कि यूजुअली उनके फ्रेंड्स उनको एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट किया करते थे, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगी यहाँ पे ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि उनके बीच किस तरह का रिश्ता था। क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, कि क्या ए जो है वो बी का जायज बेटा है। द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर ऑफ द फैमिली, तो ये फैक्ट है कि ए को हमेशा
फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया गया, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगी फॉर द ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप। अब ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, अब उस ओपिनियन को हम किस ग्राउंड पे फॉर्म कर रहे हैं, क्यों हम उस ओपिनियन को इतना वैल्यू दे रहे हैं, क्यों हम उसे रेलेवेंट मान रहे हैं, तो क्यों जो वर्ड है यहाँ पे, तो क्यों के जो रीजंस रहेंगे वो सेक्शन 45 में रेलेवेंट हो जाएंगे। व्हेन द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर आल्सो रेलेवेंट। अगर ओपिनियन हम दे रहे हैं कि कोई भी पर्सन लिविंग पर्सन से रिलेटेड, तो जिन ग्राउंड्स पे हम ये बात कह रहे हैं कि हाँ वो लिविंग पर्सन है, तो वो सारे ग्राउंड्स भी रेलेवेंट हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन, एन एक्सपर्ट में गिव अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। अब किसी एक्सपर्ट ने, मानिए उसे फिंगर इम्प्रेशंस की एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी देनी थी। अब उस पर्सन ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिन बेसिस पे वो इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि हाँ जो ये फिंगर इम्प्रेशंस है वो एक ही है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स एज पर सेक्शन 45 रेलेवेंट हो जाएंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्रॉम सेक्शन 46 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कैरेक्टर की बात करेंगे कि कैरेक्टर, किसी पर्सन का कैरेक्टर कब कब रेलेवेंट हो जाता है। आपको ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और इसमें अगर कुछ मुझे चेंजेस करने हैं या आपको कुछ टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कोई भी बात आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।